में है स्क्रीन शेयर करके जो सिस्टम पर आ जाता है। पैसा नहीं बस जरा ना इसको आगे काफी आगे होना। बस यहीं पर ये हाँ जी हार्मोनिक ये मेरे पास आ गया। जी पार्टिसिपेंट मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी ये माउस मुझे दे दें और कीबोर्ड भी मुझे दे दें, बाकी मैं खुद ही चला लूंगा। चलो चलिए जी आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एवरेज की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी और ये चीज डिस्कस की थी कि किस सिचुएशन में हमें एवरेज कैलकुलेट करने के लिए कौन सा मेथड एवरेज का यूज करना चाहिए। रिमेंबर देयर आर 5 डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द एवरेज एंड दीज मेथड्स आर नॉट अल्टरनेटिव मेथड्स। ये अल्टरनेटिव्स नहीं है कि हम समझें कि शायद ये अल्टरनेटिव्स हैं, तो वो अल्टरनेटिव मेथड्स जो हैं ये अल्टरनेटिव मेथड्स नहीं है। ठीक, तो इसके लिए अल्टरनेटिव मेथड चूंकि नहीं है तो फिर हमने डिसाइड करना होता है कि किस सिचुएशन में हमें कौन सा मेथड जो है वो अप्रोप्रिएटली यूज करना है। ये डिस्कशन पहले भी की गई कि ये जो क्लास है, ये फिलहाल ये जो क्लास है इसमें इस चीज की डिस्कशन नहीं है कि हम लोग जो हैं इस चीज की डिस्कशन नहीं है कि हम लोग क्यों ये प्रेफर करते हैं। मैंने कहा था इसमें लिटिल बिट मैथमेटिक्स बिहाइंड इन्वॉल्व है और जब मैथमेटिक्स का हम अपना पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त इस चीज को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप की जो एवरेज पढ़ रहे हैं दैट इज द हार्मोनिक मीन इज अ यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर एवरेजिंग डेटा दैट आर इन रेट्स, कि जो डेटा सेट जो है वो रेट की फॉर्म में हो तो फिर हम उसके लिए जो यूज करते हैं हार्मोनिक मीन। लेकिन इसमें भी हमने टेक केयर करनी है। कल लास्ट टाइम आपको रेशो
प्रपोर्शन और रेट का डिफरेंस बताया था कि रेट इज अ टाइप ऑफ रेशो ऑफ टू क्वांटिटीज विच आर मेजर्ड इन डिफरेंट यूनिट्स। रेट्स रेशो ही होती है दो क्वांटिटीज की, लेकिन उनके यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे। जैसे स्पीड है, डिस्टेंस ओवर टाइम। और फिर ये चीज डिस्कस की थी कि इन एवरेजिंग द रेट्स इफ न्यूमिनेटर इज कांस्टेंट, ये न्यूमिनेटर अगर कांस्टेंट हो, ये न्यूमिनेटर, दिस वन इज अ डिनोमिनेटर, अगर न्यूमिनेटर में क्वांटिटी कांस्टेंट है देन हार्मोनिक मीन इज अप्रोप्रिएट, एंड इफ द डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट देन द अरिथमेटिक मीन इज अप्रोप्रिएट। तो हमें रेट्स में फिर दो चॉइसेस आ गई। रेट्स का डेटा सेट हो, एक टिपिकल एग्जांपल है स्पीड की, या जब आप मार्केट से कोई फल खरीदते हैं तो वो भी रेट होता है ना, वो कहता है 20 रुपी अ डजन, एक दर्जन की कीमत आपको बताता है, तो ऊपर क्वांटिटी है, नीचे पर डजन आपको रुपए की फॉर्म में उसकी कीमत बताता है। देन हार्मोनिक इज अप्रोप्रिएट इफ डिनोमिनेटर इज अ कांस्टेंट। अगर डिनोमिनेटर में क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट है तो देन वी विल प्रेफर द अरिथमेटिक मीन। वर्ड मैंने अप्रोप्रिएट लिखा है, ये नहीं लिखा कि वो कैलकुलेट ही नहीं हो सकता, ये शुरू से हम पढ़ रहे हैं। अब इसकी रीजन क्या है जी, क्यों ऐसा है, ये इसके पीछे थोड़ा सा मैथमेटिक्स है कि हम रेशो लेके वो कहते हैं देखें जी ये सम जाके उस सूरत में होगा, और वो हम इस क्लास में इसका मैथमेटिक्स कम से कम नहीं कर रहे। द हार्मोनिक मीन की फिर डेफिनेशन आ गई, और मैंने कहा था कि डेफिनेशन को बहुत ज्यादा हम कुछ वेटेज नहीं देंगे, क्योंकि ये उस वक्त शायद जरूरी है जब लिखा गया हो एफएससी में कि डिफाइन दिस शॉर्ट क्वेश्चन में। अब हमें एक्चुअली इसके फार्मूले के ऊपर देखना है कि इसका फार्मूला क्या है। और लास्ट टाइम आपको रेसिप्रोकल का वर्ड समझाया था, अगर इसको वैल्यूज बोलते हैं तो 1/x जो है उसे हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज, उलट 1 में आपके कैलकुलेटर पे ये की भी अवेलेबल है, रेसिप्रोकल की। अब वो कुछ इस तरह से अगर आप देखें तो आपके कैलकुलेटर पे कुछ -1 करके उन्होंने लिखा हुआ है, दैट्स वन इज अ रेसिप्रोकल की। और उसके बाद रेसिप्रोकल उलट किसका, अरिथमेटिक मीन का। याद है ना अरिथमेटिक मीन में क्या होता है, अरिथमेटिक मीन में समेशन x ओवर n, और अगर मैं रेसिप्रोकल करूं तो रेसिप्रोकल का मतलब है ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो n ओवर, और यहां पर भी वैल्यूज का नहीं रेसिप्रोकल करना बल्कि वैल्यूज को रेसिप्रोकल के तौर पे लेना है, तो यान दिस बिकम्स द फार्मूला ऑफ हार्मोनिक मीन। तो ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला जो है वो हमारे पास जो है वो बन जाएगा। एक एग्जांपल हमने कोट की, जाहिद ड्रोव एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 miles per hour for the first 30 miles of a trip। 30 मील तक उसकी स्पीड ये थी 30 miles एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 miles an hour। अब उसकी स्पीड चेंज हो गई, लेकिन डिस्टेंस उसने अब भी उतना ही तय किया है, 30 miles एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 90 फॉर द रिमेनिंग 30 miles। अब उसकी स्पीड 90 हो गई और फॉर द रिमेनिंग 30 miles। अब देखें यहां पर भी माइल्स उतना ही उसने कवर किया है, यहां पर भी उसने माइल्स उतने ही कवर किए हैं, और आगे भी उसने उतने ही माइल्स कवर किए हैं। यानी कि इसमें इस स्पीड वो चेंज करता जा रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर किया है उसने वो हर जगह पर 30 माइल्स ही है। तो डिस्टेंस इज अ कांस्टेंट, और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो, और डेटा तो जाहिर है हमने स्पीड की एवरेज करनी है, कभी वो 30 की स्पीड से मूव कर रहा है, कभी वो 60 की स्पीड से, कभी वो 90 की स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन हर दफा जो उसका डिस्टेंस कवर्ड है वो सेम ही है, हर दफा उसका जो डिस्टेंस कवर चल रहा है वो सेम चल रहा है। नेक्स्ट 30 माइल्स डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, नेक्स्ट 30 माइल्स डिस्टेंस कवर्ड इज सेम। तो हर दफा उसका जो डिस्टेंस कवर्ड चल रहा है वो सेम ही चल रहा है, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि चूंकि स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम होती है, डिस्टेंस सेम है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज जो है वो इसके लिए हार्मोनिक मीन है। और हार्मोनिक मीन का हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, रेसिप्रोकल ले लें, ऐड कर लें एंड देन उसका हार्मोनिक मीन फाइंड कर दें, 49.10। मैं ये नहीं कह रहा कि जी इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, 30 + 60 + 90 डिवाइडेड बाई 3 आ तो जाएगा, आंसर ये नहीं आएगा, और वो अप्रोप्रिएट नहीं है। वो बार बार लफ्ज बोल रहा हूं कि वाई ये अप्रोप्रिएट नहीं है, फॉर द टाइम बीइंग इसको डिस्कशन नहीं कर रहे, क्योंकि इसके पीछे एक थोड़ा सा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से हम कहेंगे
कि हाँ, हम अपने जो मैथ्स के स्टैट्स के स्टूडेंट्स हैं जरूर उनको हम एक्सप्लेन करते हैं मैथमेटिक्स के थ्रू कि क्यों यहाँ पर ये होना चाहिए और क्यों यहाँ पर। आप चूंकि एज एन रेसिपी यूज कर रहे हो इन फार्मूलों को, तो आप डायरेक्टली यही एनफ है हमारे लिए कि जी आपने इसको एज इट इज जो है वो यूज कर लेना है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है कि अगर न्यूमिनेटर कांस्टेंट आ जाए तो फिर डिनोमिनेटर कांस्टेंट आ जाए तो फिर अरिथमेटिक मीन जो है वो अप्रोप्रिएट है। अब एग्जांपल है, जाहिद ड्रोव एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 माइल्स पर आवर, ये उसकी स्पीड है, इस स्पीड से वो मूव कर रहा है। लेकिन इस स्पीड से जो मूव किया है वो उसने अब डिस्टेंस नहीं बल्कि 4 घंटे वो इसी स्पीड से ही मूव करता जा रहा है। 60 माइल्स एन आवर फॉर द नेक्स्ट 4 आवर्स, अगले 4 घंटे वो इसी स्पीड से ही मूव कर रहा है। इफ ही मेड नो स्टॉप ड्यूरिंग द ट्रिप एंड रीच्ड हिज डेस्टिनेशन इन 8 आवर्स, व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड इन माइल्स पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। फिर स्पीड को एवरेज करना है। एक दफा उसकी स्पीड 30 है, नेक्स्ट टाइम उसकी स्पीड 60 है, एवरेज हमने स्पीड को ही करना है और स्पीड है डिस्टेंस ओवर टाइम। इस वक्त जो स्पीड के साथ मूव किया है वो टाइम जो है वो कांस्टेंट है। 4 घंटे स्पीड के साथ मूव किया है, 4 घंटे वो स्पीड के साथ मूव किया है, टाइम जो है वो इस वक्त कांस्टेंट है। और चूंकि टाइम स्पीड में डिनोमिनेटर में आता है, ये कांस्टेंट नंबर है, तो चूंकि टाइम डिनोमिनेटर में है वो कांस्टेंट है, तो अरिथमेटिक मीन जो है वो अप्रोप्रिएटली हम इस डेटा सेट का कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल इज दैट अरिथमेटिक मीन का आपको पता है सम ऑफ द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इसकी जो एवरेज स्पीड बनती है वो 45 किलोमीटर पर आवर है। तो रेट्स का डेटा सेट हो तो हमें इस चीज की केयर करनी है। एक एग्जांपल स्पीड है, दूसरी एग्जांपल मैंने कहा मार्केट में आप फल खरीदते हो तो कहता नहीं है कि जी 20 रुपए दर्जन पर डजन ना, ₹20 पर डजन। ऊपर कॉस्ट रुपीज आ गया, नीचे जो है वो क्वांटिटी आ गई, तो रेट हो गया ना। आप कहते हैं जी क्या रेट है, जाके आप बोलते हो क्या रेट है, तो वो आपको बोल देता है जी कि 20 रुपए दर्जन या 40 रुपए दर्जन या 80 रुपए दर्जन। तो ऊपर रुपीज है, पर डजन दर्जन की बात वो कर रहा है। तो इस तरह से हमें देखना होता है एवरेज करने के लिए कि हमें क्या चीज जो है वो रिक्वायर है। अब ये तो था हार्मोनिक मीन कब अप्रोप्रिएट है, रेट्स की फॉर्म में और उसमें भी न्यूमिनेटर कांस्टेंट। अनग्रुप डेटा हमने डिस्कस कर लिया, अरिथमेटिक मीन का अनग्रुप डेटा हमने डिस्कस कर लिया। अब है अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डेटा कि जी अगर डेटा सेट ग्रुप हो जाए तो फिर अरिथमेटिक मीन जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करना है। और ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोल दिया कि अगर आप ये कन्वर्जन कर लें, जहां n लिखा हुआ है वहां समेशन f कर दें अनग्रुप में, और जहां समेशन लिखी हुई है उसको भी समेशन f कर लें, तो ये फार्मूले जो हैं अनग्रुप के वो ग्रुप में बदल जाएंगे। ये देखें अनग्रुप में यहाँ n था और यहाँ 1 था, ठीक है ना। और मैंने कन्वर्जन n की जगह समेशन f लिख दें कि जी ठीक है, हम n की जगह जो है वो समेशन f लिख देते हैं। n की जगह आप अगर समेशन f लिख दें तो n की जगह समेशन f आ गया, और जहां f लिखा समेशन लिखी हुई है समेशन के साथ f लगा दिया। तो ये फार्मूला बन गया आपके पास ग्रुप डेटा सेट में अरिथमेटिक मीन का हार्मोनिक मीन का क्या फार्मूला जो है वो आपके पास आ गया। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला। अब छोटी सी ऐसी एक प्रैक्टिस है, एक एक्सरसाइज है, क्लासेस दी गई हैं, साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है, और x क्या होता है, x मिड पॉइंट्स होते हैं। ओके, तो हमने जस्ट फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। एक हमें समेशन f चाहिए और एक हमें क्या चाहिए, f डिवाइडेड बाय x। और थोड़ा सा रिकॉल करें कि अपनी कैलकुलेशन को, तो इस तरह की कैलकुलेशन हम सेकंड लेक्चर में प्रैक्टिस के तौर पे काफी कैलकुलेशन हम परफॉर्म कर चुके हैं। तो 37 जो है वो समेशन f है और डिवाइडेड बाय 6.632, तो 5.58 जो है ये हार्मोनिक मीन है। ग्रुप डेटा है, ग्रुप्स बने हुए हैं, फ्रीक्वेंसी डेटा भी लोग कह देते हैं, दैट्स ट्रू, ग्रुप डेटा भी कह देते हैं। तो ग्रुप डेटा सेट के लिए हार्मोनिक मीन का फार्मूला जो है वो क्या होगा। अच्छा, एक नोट है, harmonic mean of the data is not possible to calculate if any value in the data is 0. If any value in the data is 0. अब देखें, फर्ज करें हमारे पास डेटा सेट है x,
ऐसे ही डमी डेटा लिख रहा हूं, अनग्रुप डेटा लिख रहा हूं, मुझे 1/x चाहिए तो 1/2, 1/0, 1/5 कैलकुलेट करना है। अब जब आप 1/0 करेंगे, डोंट से इट इज 0, डोंट से इट इज इन्फिनिटी, basically not possible to calculate, not possible to calculate, not possible to calculate something over 0 कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसे कैलकुलेटर पे लिखेंगे, अगर 0 होता तो वो 0 कह देता आपको, तो कैलकुलेटर पे अगर आप लिखेंगे तो वो आपको कहेगा नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। इसका मतलब है कि ये जो कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से लिखने जा रहे हो, ये टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसे कैलकुलेट कर सकें। देखिए, अगर आप फर्ज करें, मैं कहता हूं 8 को 2 पे डिवाइड करो, 8 को 2 पे डिवाइड करो, 8 को 2 पर डिवाइड करना है। अब एक्चुअली आंसर वो आएगा जिसको आप जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो वो आपको 8 अगर देता है तो वही आंसर कहलाएगा। तो क्या मैथमेटिक्स में कोई ऐसा नंबर है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करें और आपको 8 मिल जाए? तो बिल्कुल है, और वो है 4। तो 4 एक ऐसा नंबर है जिसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 आएगा, और जो नंबर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करके 8 दे दे वही आंसर कहलाएगा, और हम कह देंगे कि इट्स आंसर इज 4। 8 डिवाइडेड बाय 0, आंसर वो कहलाएगा जो 0 को मल्टीप्लाई करें और आपको 8 दे। तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसे 0 से मल्टीप्लाई कर दें और आपको 8 मिले? 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर दें 8 नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी मिल जाएगी। तो फिर कौन सा ऐसा नंबर है जिसे 0 से ज़रब दें और 8 आ जाए? तो शायद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। तो डेटा में कोई वैल्यू 0 आ गई और हमें रेसिप्रोकल लेना है, समथिंग ओवर 0 इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट। तो फिर बता दें कि हार्मोनिक मीन उस डेटा का कैलकुलेट ही नहीं हो सकता कि जिस डेटा सेट में कोई भी जो वैल्यू है वो 0 आ जाए। ठीक। और ज्योमेट्रिक मीन में हमने पढ़ा था कि अगर 0 या नेगेटिव आ जाए, क्योंकि उसमें हमें वहां लॉग लेने पड़ते हैं, तो ज्योमेट्रिक मीन पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है, अरिथमेटिक मीन के साथ कम से कम किसी का कैलकुलेशन इशू नहीं है। नेगेटिव आ जाती हैं, पॉजिटिव आ जाती हैं, 0 आ जाता है, तो इससे क्या पड़ता है? अगर हम कहते हैं जी कि अगर इसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना हो तो इसमें तो 0 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेट हो गया। लेकिन हार्मोनिक मीन इसका आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कैलकुलेशन, और ये जो पॉइंट है बी पॉइंट, एक्सट्रीम वैल्यूज, आउटलायर क्या चीज है, ये एक्चुअली नेक्स्ट में जब डिस्कस करूंगा तो फिर यहाँ पर कैलकुलेट होगा। अच्छा, 3 फिलहाल हमने मेथड, 3 कैलकुलेशंस पढ़ी। बार बार कह रहा हूं कि ये अल्टरनेटिव्स नहीं है। अल्टरनेटिव्स वो होते हैं कि जो आपको फॉर्मूले डिफरेंट होते हैं लेकिन आंसर तीनों से ही सेम मिलेंगे, तो ऐसा नहीं, आपने देख भी दिया। लेकिन इनमें रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यानी कि अगर कोई डेटा सेट आपको दे दिया जाए और कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए कहा जाए, तो फिर इनमें एक टिपिकल रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। चले थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं एक डेटा सेट लिख रहा हूं, ऐसे एक छोटा सा डेटा सेट लिखा जा रहा है, 2, 3 and 5, 2, 3, 5। आपने कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है इस छोटे से डेटा सेट पे, थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आपने इसी डेटा का एएम कैलकुलेट करना है, इसी डेटा का आपने जीएम भी कैलकुलेट करना है, और इसी डेटे का आपने एचएम भी कैलकुलेट करना है। यानी कि जो 3 एवरेजेस पड़ी हैं, एएम, जीएम, एचएम, वो आपने इसी एक डेटे पे एक्सरसाइज के तौर पर आपने परफॉर्म कर लेना है। और आंसर डिफरेंट आएंगे, जरूर डिफरेंट आएंगे, इसलिए कि ये तीनों अल्टरनेटिव्स तो है नहीं। तीनों जो हैं
वो अल्टरनेटिव्स तो है नहीं कि आप कहें जी कि तीनों चूंकि अल्टरनेटिव्स हैं तो आंसर तो फिर सेम ही आना चाहिए। तो ये तीनों अल्टरनेटिव्स तो है नहीं, तो इसलिए जो आप करेंगे वो एचएम के तौर पे जो है वो आपके पास आ जाए। ठीक है, तो अभी आप 2 मिनट लेंगे और आपने इन 2 मिनट्स के दौरान ये वाली कैलकुलेशंस जो हैं ये परफॉर्म करें। तो शाबाश करें और फिर देखते हैं कि कितने लोग इन कैलकुलेशंस को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं।
जी अब्दुल रहमान, आपने किया इस क्वेश्चन को? जी सर। अब्दुल रहमान जी सर। जी, आप मुझे आंसर लिखवा सकते हैं? एएम का क्या आंसर आया? एएम का 3.33। तो एएम का आंसर जो है वो 3.33 है। ओके, और जीएम का क्या आंसर है? 3.11। 3.11। और एचएम का? इसका 3 या 2.99 समथिंग। सर 3 है इसका। एक्चुअली आप ना थोड़ी सी राउंडिंग ज्यादा कर ली होगी। मैंने कहा था कि थोड़ी सी राउंडिंग, आपने जो सेकंड था ना उसे 0.3 शायद ले लिया होगा। बहरहाल ये कोई इतना इशू नहीं है। तो राउंड अबाउट ये आंसर्स जो हैं वो आपके पास राउंड अबाउट ये आंसर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो बाकी लोग भी जो 3 कैलकुलेशंस मैंने आपको परफॉर्म करने के लिए कही थी, 3 कैलकुलेशन, तो उस 3 कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंगली ये आंसर्स जो हैं वो आपके पास एक्चुअली जो हैं वो आ जाएंगे, जिसमें एएम का आंसर 3.33 आ रहा है, जीएम का आंसर 3.11 आ रहा है, और एचएम का आंसर जो है वो 2.99 जो है, एचएम का आंसर जो है वो 2.99 आ रहा है। अब इसमें एक पैटर्न देखें, सबसे जो लार्जेस्ट वैल्यू आ रही है वो एएम की आ रही है, देन जीएम का आंसर आएगा और देन एचएम का आएगा। ये इस डेटा में बाय चांस ऐसा नहीं आ रहा, ये किसी भी डेटा में आ जाए जिसमें वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, डिफरेंट हो, सेम ना हो। ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है, तो ये डिस्टिंक्ट है ना, सेम नहीं है। तो कहा यह जा रहा है कि कोई भी ऐसा डेटा जिसमें डिस्टिंक्ट वैल्यूज हों, अगर आप उनके ऊपर ये 3 कैलकुलेशंस कैलकुलेट करें तो लार्जर आंसर जो है वो एएम का आएगा, देन जीएम का आएगा और देन एचएम का। और ये इसका प्रूफ भी है, देखें ये सबसे बड़ा आ रहा है, देन उसके बाद ये आ रहा है और देन उसके बाद ये वाला नंबर। लेकिन अगर वैल्यू सारी आइडेंटिकल हो, एक जैसी हो, लाइक कोई डेटा सेट है, उसमें पहली वैल्यू 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है और फिर 3 है। अब ये सारी वैल्यू आइडेंटिकल है। जब सारी वैल्यू आइडेंटिकल हो तो तीनों कैलकुलेशन के आंसर सेम आएंगे। आप इसी डेटा का एएम ले लें, इसी डेटे का जीएम ले लें, इसी डेटे का एचएम ले लें, तो तीनों के तीनों आंसर्स जो हैं वो सेम आएंगे। अच्छा, कुछ जगह पर आप देखेंगे कि इन दोनों को मिला के लिखा जाता है, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है इसको इससे मिला के लिखा जाता है। इससे मुराद ये होती है, इसे पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जो सिंबल होता है एएम जीएम, इससे मुराद होती है कि ये 2 सिंबल हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये 2 सिंबल है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जब दोनों को इकट्ठा मिला के लिखा जाता है तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको मिला के लिखते हैं। ठीक, अब जब और का वर्ड आ जाए दरमियान में या, तो या तो फिर ये स्टेटमेंट सही होगी या ये सही होगी, दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट सही होती है। अब देखें, अगर वैल्यू डिस्टिंक्ट हो जाएंगी तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, और अगर वैल्यू सेम भी आ जाएं तो फिर हम कहेंगे जी ये इक्वल वाली स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगी। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को समटाइम हम इकट्ठा ही लिख देते हैं। ये वाली, वो कहता है जी वैल्यू पता नहीं डिस्टेंट है क्या सेम है, तो हम कहते हैं ओके फिर प्रॉपर्टी ऐसे लिख देते हैं, अगर डिस्टिंक्ट होगी तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी, और अगर सेम होगी तो ये इक्वल वाली स्टेटमेंट सही हो जाएगी। तो दोनों सूत्रों में ये प्रॉपर्टी जो है वो लिखी जा सकती है।
अच्छा, एक और चीज क्लियर करें, 7 greater than or equal to 6, 7 greater than or equal to 7, 7 greater than or equal to 8। ये मैंने 3 स्टेटमेंट्स लिखी हैं। उसी तरह से जो पहली स्टेटमेंट है उसमें 2 सिंबल्स हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, 2 सिंबल्स हैं। अब 7 6 के बराबर तो नहीं है, तो ये इक्वल वाला जो है, ये जो इक्वल वाला समझ लें सिंबल है, ये तो पूरा नहीं हो रहा, ये तो 7 6 के बराबर नहीं है, लेकिन 7 6 से ग्रेटर तो है। तो आप कहें कि इस वक्त ये जो ग्रेटर वाला सिंबल है ये पूरा हो रहा है, और मैंने कहा था ये 2 सिंबल है, दोनों में से कोई एक सिंबल सही हो जाए, कोई एक सिंबल, तो उस स्टेटमेंट को हम कहेंगे कि दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही लिखी हुई है, ऑल्दो 7 इज नॉट इक्वल टू 6 बट 7 इज ग्रेटर देन 6, और वो स्टेटमेंट सही है। अच्छा, सेकंड में 7 जो है वो 7 से ग्रेटर नहीं है, तो ये जो ग्रेटर वाली स्टेटमेंट है, ग्रेटर वाली, ये तो नहीं पूरी हो रही, लेकिन ये इक्वल वाली स्टेटमेंट पूरी हो रही है, इक्वल वाली। चूंकि 7 इज इक्वल टू 7 आ गया तो ये भी ट्रू हो गया। लास्ट वन, 7 ग्रेटर देन 8 है, नहीं जी ये तो ठीक नहीं है। 7 इक्वल टू 8 है, ये भी सही नहीं है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, अब ये फॉल्स है। तो यहां पर भी जब हम दोनों को एक ही जगह पे लिख देते हैं तो इससे मुराद हम लेते हैं कि ये दोनों तो सही सेम टाइम नहीं होंगी, कभी ये सही होगी और कभी ये। अगर वैल्यू आइडेंटिकल होगी तो फिर सेकंड वाली स्टेटमेंट सही होगी, इक्वल वाली। वैल्यू डिस्टिंक्ट होगी, डिफरेंट होगी, तो ये ग्रेटर वाली स्टेटमेंट जो है वो सही होगी। आई थिंक सो कि आपको ये चीज क्लियर हो गई। तो ये दोनों प्रॉपर्टी मिला के भी एक प्रॉपर्टी लिखी जा सकती है। अच्छा, सेकंड वन है, थर्ड प्रॉपर्टी कह लें, वो ये है कि आल्दो हमने ज्योमेट्रिक मीन ये पढ़ा हुआ है कि वैल्यूज का प्रोडक्ट कर लें, वैल्यूज का, पहली वैल्यूज, फिर सेकंड वैल्यू, फिर थर्ड वैल्यू, फिर फोर्थ वैल्यू, और अगर टोटल 4 वैल्यूज हैं इस डेटा सेट में तो 1 डिवाइडेड बाय 4 आप इसका ज्योमेट्रिक मीन ले सकते हो। सेकंड वे ये है, सेकंड प्रॉपर्टी कह लें कि आप उस डेटे का AM कैलकुलेट कर लें और उस डेटे का HM कैलकुलेट कर लें। 2 क्वांटिटी हो गई। देखें, अगर 2 क्वांटिटीज हो आपके पास और 2 क्वांटिटीज का अगर हमने ज्योमेट्रिक मीन लेना हो 2 क्वांटिटीज का, तो यही करेंगे। अगर ज्योमेट्रिक मीन लेना हो तो यही करेंगे, क्योंकि 2 क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी होती है उतनी डिवाइड कर देते हैं। तो ये भी जो स्क्वायर रूट होता है, बेसिकली ये भी पावर 1/2 ही है ना, ठीक। तो इससे मुराद ये है कि किसी भी डेटा का अगर ज्योमेट्रिक मीन लेना हो, या तो उन वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन ले लिया जाए, जितनी भी वैल्यूज हैं, फर्ज करें वो के वैल्यूज हैं, या तो वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लिया जाए, या पहले उस डेटा का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट कर लें, फिर उस डेटे का हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर लें, और फिर उनका ज्योमेट्रिक मीन ले लें। 2 वैल्यूज का ज्योमेट्रिक मीन, एक ये वाला आ जाएगा, एक HM आ जाएगा, और फिर इसका ज्योमेट्रिक मीन ले लें। अब देखें, जो पीछे अभी हमने एग्जांपल की थी, अरिथमेटिक मीन उस डेटा सेट का आ रहा था 3.33, हार्मोनिक मीन उस डेटे के सेट का आ रहा था 2.99 राउंड फिगर में। इसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो फिर शायद आंसर जो है वो भी वही आना चाहिए जो हमने वैल्यूज को प्रोडक्ट करके लिया था, जो हमने वैल्यूज को प्रोडक्ट करके लिया था। तो थोड़ा सा राउंडिंग में जाहिर है कि थोड़ी सी राउंडिंग इसमें इन्वॉल्व होगी, तो देखें कि वो भी आंसर जो है वो तकरीबन 3.11 के राउंड अबाउट आ जाता है। तो प्रूफ हो गया कि वाकई ये प्रॉपर्टी भी सही है। तो या तो ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना हो, तमाम वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लें और उनका उतनी पावर कर दें, या फिर
तमाम डेटा से ये दो कैलकुलेशन कर लें और इनका ज्योमेट्रिक मीन ले लें। जाहिर है ज्योमेट्रिक मीन जितनी वैल्यूज का लेना होता है उसी से उसको डिवाइड करना होता है। तो ये प्रॉपर्टीज आपने जो है वो ज़हन में रखनी है कि किस तरह से ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये शेयर करती है। ठीक है जी। अब बात आ गई, हमने तीनों टाइप्स की एवरेजेस पढ़ ली और तीनों टाइप की एवरेजेस पढ़ के हमने ये सारी की सारी जो है वो कैलकुलेशंस वगैरह हमने इसको जो है वो परफॉर्म कर दिया है कि किस तरह से ये सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो की जा सकती है, किस तरह से ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है वो परफॉर्म की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अरिथमेटिक मीन है ये कब मिसलीडिंग आएगा, यानी कि ड्रॉबैक समझ लें। अरिथमेटिक मीन जो पहला मीन है कब हमें यूज नहीं करना चाहिए, अरिथमेटिक मीन हमें कब यूज नहीं करना चाहिए, कब हम जो है वो अरिथमेटिक मीन को अवॉइड करना चाहिए, हमें यूज नहीं करना चाहिए अरिथमेटिक मीन को। हमें अरिथमेटिक मीन को कब यूज नहीं करना चाहिए? When objective is to find the value that are exactly at the center of the data. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो कि ऐसी वैल्यू फाइंड करें जो डेटा के बिल्कुल सेंटर में हो, तो मीन मत कैलकुलेट करें, क्योंकि मीन लाजमी नहीं है कि डेटा के बिल्कुल सेंटर वाली वैल्यू लाजमी नहीं है। सेकंड, कि जब हमें मीन कैलकुलेट नहीं करना, व्हेन डेटा कंटेन आउटलायर, यस ये वही वर्ड है कि जो हमने पहले भी लिखा था। आउटलायर किसी भी ऐसी वैल्यू को कहते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज और स्मॉल हो, उसको हम आउटलायर वैल्यू बोलते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज भी कह देते हैं आउटलायर। अब कितनी लार्ज हो कितनी स्मॉल हो फिलहाल ये डिस्कशन नहीं है, फिलहाल आपको ये नहीं बताया जा रहा, बस इतना ही कहा जा रहा है जी कि आउटलायर ऐसी किसी भी वैल्यू को कहेंगे, लाइक मेरे पास डेटा सेट है, वैल्यू है 5, 7, 9, 15, 20, 105। आप कहेंगे बाकी वैल्यू तो कोई 5 है, कोई 6 है, कोई 10 है, कोई 12, 105 चले गई है, वो आउटलायर कहलाएगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज हो गई। ठीक, फिलहाल आपको नहीं बताया जा रहा, बकायदा एक हमारे पास फार्मूला होगा कि जी कितनी लार्ज इज अ लार्ज, हाउ मच लार्ज इज अ लार्ज, वो बकायदा फिर हम उसको जो है वो कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे। लेकिन बहरहाल अगर डेटा में आउटलायर आ जाए, आउटलायर क्या कहलाती है? ऐसी कोई भी वैल्यू जो बाकी डेटा वैल्यू से मैच नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? कि जी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज है, दैट इज नॉट कंसिस्टेंट विद द रेस्ट ऑफ द डेटा, बाकियों की तरह नहीं है, उस तरह की नहीं है। लाइक एक वैल्यू है 1.7, 2.1, 3.2 और एक वैल्यू है 4.9, 49। 49 वैल्यू जो है वो आउटलायर है, क्योंकि बाकी तो 1.7, 2.1, 3.2 में भी ये ये 4.9 होती तो शायद मैं कह देता कि नहीं जी अब ये ठीक है। तो इस तरह से कोई बात, तो दो सिचुएशन जिसमें हमें अरिथमेटिक मीन शायद नहीं कैलकुलेट करना चाहिए। Whenever the objective is to find the value that is exactly at the center of the data, mean is not at the center, and whenever there is an outlier in the data, don't calculate the arithmetic mean. Arithmetic mean आपको बताता है ऐसी वैल्यू राउंड अबाउट रेस्ट ऑफ द डेटा वैल्यूज टेंड टू क्लस्टर, यही था ना arithmetic mean। अब इसके प्रूफ हैं। Find the value that is exactly at the center of the data, बिल्कुल डेटा के सेंटर में। अच्छा, डेटा का सेंटर कैलकुलेट करने के लिए ना डेटा का अरेंज होना जरूरी है। देखें, अगर आपको मैं कहता हूं, आप फर्ज करें 3 भाई हैं, तो एक भाई आपसे बड़े हैं, बड़े भाईजान हैं, एक भाई आपसे छोटा है, तो आप सेंटर में इसलिए कहलाएंगे कि एक वैल्यू आपसे बड़ी है और एक वैल्यू आपसे कम है, यानी कि तरतीब लगाएंगे तो कहेंगे ना। ये तो नहीं कह सकते अगर आप फर्ज करें आपके भाईजान दरमियान में बैठे हैं और छोटा भाई उनके लेफ्ट पर बैठा है, आप उनके राइट पर बैठे हो, लेकिन बड़े भाईजान दरमियान में बैठे तो आप कहेंगे ये हमारे दरमियान वाला भाई है, तो नहीं ना, दरमियान वाले तो आप है ना। तो डेटे को अरेंज करना होगा ना, स्मॉलर देन लार्जर और फिर सेंटर की बात, तो डेटा ऑलरेडी अरेंज है।
63, 67, 70, 72, 67। क्वेश्चन किया जा रहा है कि ऐसी वैल्यू फाइंड करें जो बिल्कुल डेटा के सेंटर में आ जाए। आधी वैल्यू उस वैल्यू से कम होनी चाहिए और आधी, जितनी वैल्यू उससे कम है उतनी ही वैल्यू उससे ज्यादा भी है। तो आप कह सकते हो ये वैल्यू सेंटर में है। फर्ज करें मैं डेटे का मीन कैलकुलेट कर लेता हूं। मैंने डेटे का अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया, वही फॉर्मूला यूज किया, तमाम वैल्यूज को ऐड किया, नंबर ऑफ वैल्यू से डिवाइड किया, आंसर आ गया 75। अब जरा नोट करें 75 यहां कहीं आता है। 1 2 3 4, 4 वैल्यू इससे कम है, लेकिन 1 2 3 4 5, तो मीन जो मैंने कैलकुलेट किया है 4 वैल्यू उससे कम है, 5 वैल्यू उससे ज्यादा है, तो फिर ये सेंटर में तो नहीं है। तो मीन इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द डेटा। तो ऑब्जेक्टिव हो डेटे का सेंटर फाइंड करना, और आप कहें जी चले जी मीन फाइंड कर लेते हैं, वो डेटे के सेंटर में ही आएगा, तो ऐसा नहीं है। तो जो पहला पॉइंट डिस्कस किया जा रहा था, ये उसका प्रूफ भी दिया जा रहा है कि मीन इज नॉट एट द सेंटर ऑफ द डेटा, क्योंकि मीन इज एग्जैक्टली सेंटर में नहीं होता। सेकंड एग्जांपल है, द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द मंथली इनकम इन थाउजेंड ऑफ रुपीज ऑफ फार्मर्स इन अ सर्टेन विलेज। किसी गांव में कुछ फार्मर्स हैं और उनसे जाके डेटा कलेक्ट किया गया उनकी मंथली इनकम का, कि एक महीने में कितना वो अपने काश्तकारी करके अपनी फसल वगैरह से वो कमा लेते हैं। डेटा 1000 ऑफ रुपीज में दिया गया है। 35 का मतलब है 35,000, क्योंकि डेटा 1000 ऑफ रुपीज में है, 1000 ऑफ रुपीज में है। दूसरे फार्मर ने कहा जी मैं तकरीबन 36,000 कमा लेता हूँ, एक ने कहा जी मैं तकरीबन 38,000 कमा लेता हूँ, एक ने कहा 39, एक ने 40, एक ने 42, एक ने 44, एक ने 45 और एक ने कहा 500,000। 500,000 कितना होता है? 5 लाख। वो इसलिए कि वो बड़ा जिम्मेदार था। ये तो वो छोटे छोटे फार्मर्स थे, छोटे छोटे फार्मर्स थे, कोई ज्यादा जमीनें नहीं थी, लेकिन इसके 5-7 मुरब्बे थे। ये भी कलाएगा तो वो फार्मर ही ना, काश्तकारी करता है, लेकिन उसके पास जमीनें ज्यादा है, वडेरा है उस गांव का। वो कहता जी मेरी तो 5 लाख है। और अगर फर्ज करें गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि इस गांव के फार्मर महीने में कितने का अर्निंग कर लेते हैं, तो वो तो जाहिर है हर एक डेटा तो नहीं देखेंगे, वो इसका मीन कैलकुलेट करते हैं। जब इस डेटे का मीन कैलकुलेट किया गया है तो वो 91,000 आ गया, 91,000, वही फार्मूला मीन का लगाया। अब अगर आप इन तमाम फार्मर्स को देखें और एवरेज की जानिब देखें कि जी ये इस गांव के जो फार्मर्स हैं वो 91,000 के राउंड अबाउट पैसे इनकम अपनी कर लेते हैं ड्यूरिंग द मंथ, तो ये तो फिर टोटली गलत है। ये कैसे 91,000 के करीब है? वो तो 35,000 है, 36,000 है, 38। तो ये सारे फार्मर्स क्लेम करेंगे कि नहीं जी ऐसे ही आप 91,000 के राउंड अबाउट कह रहे हो, हमारी तो 35-36 है, कहाँ 91 कहाँ हम। और सो मच सो कि ये जो लैंडलॉर्ड है ये भी कहेगा कि जी कैसे 91,000 के राउंड अबाउट है, मेरी तो 5 लाख है, कहाँ 91,000 और कहाँ 5 लाख। तो हो गया ना मिसलीडिंग, अरिथमेटिक मीन मिसलीडिंग हो गया है। हमें यहां पर अरिथमेटिक मीन सही पिक्चर नहीं डेटा की बता रहा, सब जो चीजें हैं वो रॉन्ग साइड पर हैं। इट इज नॉट द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों अरिथमेटिक मीन डेटे का ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है? बिकॉज देयर इज वन ऑफ द रीडिंग इज 500, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लार्ज और स्मॉल। अब इसका क्या करना है? क्यों ऐसा है? वो डेटे में थी तो इसे क्या बोल दिया मैंने? आउटलायर। और साथ ही एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप डेटे में आउटलायर आ जाए और आप उसका अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करके ये कहना स्टार्ट कर दें कि वैल्यूज इन दिस डेटा सेट आर राउंड अबाउट दिस नंबर, तो शायद आप डेटा की ट्रू पिक्चर नहीं बता रहे। तो दो सिचुएशन मैंने आपसे डिस्कस की हैं कि व्हेन द अरिथमेटिक मीन इज मिसलीडिंग, व्हेन द ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द वैल्यू व्हिच इज एट द सेंटर ऑफ द डेटा, don't calculate the arithmetic mean because arithmetic mean is not at the center of the data. And the second problem is arithmetic mean will not provide you the true picture of the data, the true representation of the data whenever there is an outlier in the data. Outlier is any value which is extraordinary large or small, which is not consistent with the rest of the data. For the time being हम ये चीज डिस्कस नहीं कर रहे
कि जी कितनी लार्ज हो तो हम आउटलायर कह दें, कितनी स्मॉल हो तो आउटलायर कह दें। क्या ये 45 की बजाय ये 75 होती या ये 60 होती तो हम उसे आउटलायर कहते? ठीक है ना। तो ये अभी नहीं, ये आधा बकायदा एक लेक्चर होगा इसकी आउटलायर डिटेक्शन पे, कि कब आपने किसी वैल्यू को आउटलायर डिक्लेयर करना है, कब आपने डिक्लेयर करना है आउटलायर। ठीक है जी। तो अब इसका इस सिचुएशन में फिर इसका हल क्या कि जी अगर आउटलायर आ जाए या ऑब्जेक्टिव हो डेटा का सेंटर फाइंड करना, सेंट्रल वैल्यू फाइंड करना, तो फिर आपने ये तो बता दिया मीन ना कैलकुलेट करें। आप कहें जी अगर फर्ज करें हमारा कंसर्न नहीं ये हो, या तो डेटा की सेंटर वैल्यू फाइंड करना कंसर्न हो, या डेटा में आउटलायर आ जाए, तो अब क्या करें? तो इसका इलाज है मीडियन कैलकुलेट करें, फोर्थ टाइप ऑफ एवरेज। एएम, जीएम, एचएम, ये पहली 3 टाइप थी, और अब फोर्थ टाइप आ गई, दैट इज मीडियन। और मीडियन किस वक्त कैलकुलेट करना है? whenever the objective is to find the value which is at the center of the data, or whenever there is an outlier, instead of the arithmetic mean calculate median। तो मीडियन की अब डेफिनेशन, सिचुएशन मैंने आपको बता दी, जैसे एएम की, जीएम की, एचएम की सिचुएशन, के जी परसेंटेज का डेटा हो तो ये करें, रेट्स का डेटा हो तो हार्मोनिक मीन करें। और अब मीडियन की सिचुएशन आ गई, व्हेन द question is to find the center value, or whenever there is an outlier we will prefer median। और अब उसकी definition, median is the value that divides the arranged data, डेटे को अरेंज करना जरूरी है फिर ही सेंटर वैल्यू आ जाएगी, that divides the arranged data into 2 equal parts, that is 50% data below and 50% data above it, that is median is at center of the data। हाँ, उसमें लिखा था not at the center of the data, arithmetic mean के लिए लिखा था, और मीडियन जो है वो बिल्कुल डेटा के सेंटर में है। और अब कह रहे हैं जी कि अगर ऑब्जेक्टिव हो डेटे का सेंटर फाइंड करना ऑब्जेक्टिव हो, तो फिर हम किस तरह से, अगर डेटे का ऑब्जेक्टिव हो कि हम इसको फाइंड करेंगे, तो फिर किस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं? तो फिर हमें डेटे का मीडियन कैलकुलेट करना। अच्छा, लेट्स, ये मीडियन की डेफिनेशन होगी, मीडियन फाइंड कैसे करना है। इसके एक्चुअली 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप होगा लोकेशन, कहां पर है, कौन सी वैल्यू मीडियन है, 5वीं, 7वीं, 10वीं, 11वीं। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है। n है नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा, n+1 डिवाइडेड बाय 2th, th लिखा हुआ है, 2th ऑब्जर्वेशन इन द डेटा। जिस इस लोकेशन पे 7th है ये लोकेशन, या 8th है, या 5th है, या 4th है, इस लोकेशन पे जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम कहेंगे ये मीडियन है। देखिए 4 और 4th में फर्क है ना, 4 और 4th, 5th, 5वां, 5वां, वो जो 5वां है वो तो एक ही है ना। कौन सा 5वां स्टूडेंट, तरतीब में लोग बैठे हैं, मैं कहता हूं 5 स्टूडेंट आ जाएं तो 5 ज्यादा होंगे ना, 5वां स्टूडेंट आ जाए तो इसका मतलब वो सिर्फ एक होगा। मैं उसकी लोकेशन बता रहा हूं, 5th लोकेशन पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ है, सिर्फ उसकी बात हो रही है। तो मीडियन वैल्यू होगा कौन सी वैल्यू, जो इस लोकेशन पर पड़ी हुई है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये आपको लोकेशन बता दे। मैंने ऐसे ही एक थोड़ा सा ग्राफ की फॉर्म में समझाने की कोशिश की है कि फर्ज करें ये डेटा की मिनिमम वैल्यू है और ये डेटा की मैक्सिमम वैल्यू है। डेटा रेंज हो गया है, मीडियन ऐसी वैल्यू को लाएगा जो बिल्कुल डेटा के सेंटर में आए, ताकि आधी वैल्यू इधर आ जाए और डेटा की आधी वैल्यू उस साइड पे चली जाए। 50% डेटा उस वैल्यू से कम हो जाए और 50% डेटा जो है वो उस वैल्यू से ज्यादा हो जाए, तो वो वैल्यू मीडियन कहलाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो मीडियन है ये फाइंड कैसे करना है, कहां पर है ये वो मीडियन? तो आप कहेंगे इस लोकेशन पर पड़ा हुआ है, n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। अब जरा इसकी एक एक्सरसाइज करते हैं, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल करते हैं। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द मार्क्स obtained by 20 students during entry test
ऑफ अ कॉलेज, फाइंड द मीडियन मार्क्स। किसी कॉलेज में एंट्री टेस्ट हुआ है, स्टूडेंट से टेस्ट लिया गया है एडमिशन के लिए, एंट्री टेस्ट हो रहा है और स्टूडेंट्स ने पेपर दिए, स्टूडेंट्स के नंबर, पहला स्टूडेंट है उसके 5 नंबर आए उस पेपर में, तैयारी अच्छी नहीं होगी, 1 के 15 आए हैं, 16 भी हैं, 20 भी हैं, 43 भी हैं, 66 नंबर वाला भी स्टूडेंट है उस एंट्री टेस्ट में। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज वाले ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम जितने भी इस टेस्ट में लोग आए हैं, हम आधे स्टूडेंट्स जो हैं, हाफ, उनको हम एंट्री टेस्ट में पास डिक्लेयर करना चाहते हैं और आधे स्टूडेंट को कह दे कि सॉरी जी आप एंट्री टेस्ट में फेल हो गए हैं। और कंसर्न ये था कि पासिंग मार्क्स कितने रखे जाएं, पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स इतने रखने हैं कि कॉलेज मैनेजमेंट कह दे लाइक ये जी इतने नंबर आने चाहिए 30, तो जरूर आधे स्टूडेंट 30 से कम वाले हों और आधे 30 से ज्यादा हों, ताकि आधे स्टूडेंट फेल हो जाए और आधे स्टूडेंट पास हो जाए, पासिंग मार्क्स। अब आप कह जी 50 रख दें, हो सकता पेपर मुश्किल बने, कोई भी 50 को क्रॉस ही ना करे। जैसे अगर 50 पासिंग मार्क्स आपने रख दिए हैं तो फिर तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट पास, आधे तो नहीं पास, ठीक है ना। अब इसका तरीकाकार क्या है, आप टेस्ट ले लें, स्टूडेंट को कह जी आपको बता देते हैं कि कौन पास है कौन फेल है, अब टेस्ट ले लें, स्टूडेंट्स के मार्क्स को अरेंज कर दें। पेपर बना हुआ है मुश्किल, 66 से ऊपर तो गया ही नहीं 100 में से कोई, पेपर बना हुआ है मुश्किल, तो इसका वे ये है कि पहले बताने की बजाय आप मीडियन कैलकुलेट कर दें। क्या कैरेक्टरिस्टिक है मीडियन का, ऐसे मार्क्स जो कि डेटा मार्क्स का है ना, ऐसे मार्क्स जिसमें 50% स्टूडेंट के नंबर उससे कम होंगे, 50% के नंबर उससे ज्यादा होंगे, तो वो जो पासिंग मार्क्स हैं वो बिल्कुल सेंटर वाले नंबर होंगे। ठीक, कैलकुलेशन कर लें, लोकेशन लोकेट कर लिया कहां पर है, साइज ऑफ n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन, n आपके पास 20 है, 20 + 1 divided by 2, 21 divided by 2, so the location is 10.5th observation in the data. Okay, so the location of median is 10.5th observation in the data. A question is that okay, how is it possible to calculate observation at 10.5th? It is possible to calculate the observation at the 10th location, it is the 11th location. How is it possible to calculate the observation that is exactly at the 10.5th location? Technically it means 10th location and then half, और मजीद हाफ आपने नेक्स्ट मूव करना है। 10.5 मींस 10th लोकेशन और उससे मजीद हाफ जो है वो आपने नेक्स्ट मूव करना है। तो अब इसको किस तरह से हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ये जो 10.5 है इसमें होल नंबर है 10 और फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5, तो आप इसका होल नंबर ले लेंगे। और रिमेंबर 10 नहीं लिखना, 10 नहीं लिखना, 10वां लिखना है। 10th प्लस फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.5, दैट इज हाफ। किसका हाफ, 10 के बाद की ऑब्जर्वेशन। तो 10.5 के बाद ऑब्जर्वेशन 11 आती है, 10.5 से पहले ऑब्जर्वेशन 10 आती है, तो 11th माइनस 10। फिर रिपीट कर रहा हूं, होल पार्ट 10.5 का होल पार्ट है 10th प्लस फ्रैक्शनल पार्ट 10.5 का फ्रैक्शनल पार्ट है 0.5 इनटू 10.5 के बाद का होल नंबर 11, 10.5 से पहले का होल नंबर 10। अब इसका मतलब ये है 10वें स्टूडेंट के नंबर और प्लस 11वें और 10वें स्टूडेंट्स के नंबर्स का जितना डिफरेंस है उसका हाफ इसमें और ऐड कर दें, तो आप बिल्कुल सेंटर में पहुंच जाएंगे। अब सबसे पहले तो 10th स्टूडेंट के नंबर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30। तो 30 is the marks of the 10th student plus 0.5. 11th student marks is 31. 31 is the 11th student marks minus 30.
और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 30.5, तो 30.5 मार्क्स इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डेटा। देखिए 30.5 मार्क्स यहां पर आ जाएंगे। 30.5 मार्क्स, ये 10 के 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर उससे कम है, और ये 10 के 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर जो है वो 30.5 से ज्यादा है। तो 30.5 मार्क्स इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द डेटा। अगर कॉलेज मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर लिया है कि एंट्री टेस्ट में आधे लोगों को हमने पास डिक्लेयर करना है और आधे लोग जो हैं वो फेल डिक्लेयर करने हैं, तो टेस्ट से पहले वो पासिंग मार्क्स नहीं बता सकते, वो टेस्ट के बाद ही बताए जा सकते हैं। 100 नंबर का पेपर था, अगर वो बताते जी 50% मार्क्स वाला 50 नंबरों वाला पास है तो सिर्फ एक पास है, फिर तो आधे तो नहीं पास। तो पहले तो बताए नहीं जा सकते, इसलिए कि हमें ये नहीं पता कि पेपर मुश्किल बना हुआ है कि आसान बना हुआ है। आप पहले पेपर लें, नंबर लें स्टूडेंट के, अरेंज कर दें, और जब आपने नंबर अरेंज कर दिए हैं और उसके बाद बताए जा सकते हैं कि व्हाट इज शुड बी द पासिंग मार्क्स, तो 30.5 जो है वो पासिंग मार्क्स डिक्लेयर कर दें। 10 स्टूडेंट 50% स्टूडेंट फेल इस टेस्ट में और 50% स्टूडेंट जो है वो पास हो गए। तो यहाँ मीन नहीं कैलकुलेट करना था, क्योंकि मीन सेंटर में नहीं आता, तो इसलिए हमें यहाँ पर प्रेफरेबली मीडियन कैलकुलेट करना। अच्छा, इसी में कॉन्सेप्ट को मैं फर्ज कर एक्सटेंड कर रहा हूँ। लाइक ये सारे स्टूडेंट के नंबर थे, ये हमें पता चल गया है कि 30.5 ये फेल है, ये पास है। अब जो स्टूडेंट फेल हैं 10 आधे, वो अब कॉलेज को फोर्स कर रहे हैं कि हमारा रीटेस्ट लिया जाए, हमें एक और चांस दिया जाए। अब जो कॉलेज मैनेजमेंट है वो कहती है ये कि भाई आपके 100 में से 5 नंबर आए हुए हैं या 15 नंबर आए हुए हैं, आपका दोबारा टेस्ट क्या करना ना। एक जैसे होती है ना, चीज क्लियर होती है कि 100 में से 5 वाला दूसरे टेस्ट में क्या तीर मार लेगा, लेकिन कॉलेज वालों को फोर्स किया जा रहा है। तो कॉलेज वाले ये डिसाइड करते हैं कि जो फेल हो गए हैं सबका रीटेस्ट नहीं, सबका नहीं, 10 का 10 नहीं, जो फेल हैं उनमें से आधों का, जो फेल हैं 10 उनका मजीद हाफ कर दें। तो हाफ का हाफ, एक पाव कहलाता है ना, पाइया जिसे आप लोग कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं इंग्लिश में। तो आप क्या करें, देख लें कि क्वार्टर पोजीशन पर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, क्वार्टर पोजीशन पे कौन सी वैल्यू, ये थी मिड में, सेंटर में, ये हाफ, हाफ का फिर हाफ, पूरे डेटे के लिए ये क्वार्टर हो गया। फर्स्ट क्वार्टर ऑब्जर्वेशन कौन सी है। सिमिलरली जो स्टूडेंट पास है, मैनेजमेंट कहती है कि हम इनको जरा स्कॉलरशिप भी देंगे जो पास है, एंट्री टेस्ट क्लियर है, कॉलेज में एडमिशन हो गया है, लेकिन स्कॉलरशिप भी देना है। बट कॉलेज वाले डिसाइड, मैनेजमेंट ये डिसाइड करना चाहती है कि सबको स्कॉलरशिप तो नहीं देना जिनका एडमिशन हो गया है, उन्होंने स्कॉलरशिप देना है टॉप 25% को, स्टूडेंट्स को, और ये डिसाइड करना है कि उनके कितने नंबर हो जिनको स्कॉलरशिप दे दिया जाए, और स्कॉलरशिप कितने स्टूडेंट को मिले, 10 का 25%, यानी कि थर्ड क्वार्टर ना, हाफ का हाफ फिर कर दे। तो ये वो स्टूडेंट, ये जितने नंबर आएंगे उनका रीटेस्ट होगा, और जिनके नंबर इससे ज्यादा होंगे उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। और ये तो फिर मैंने देखे डेटा कितने पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट्स। तो डेटे को 2 पार्ट्स में अगर डिवाइड करना मीडियन कहलाता है, तो डेटे को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना क्वार्टाइल्स कहलाएगा। डिवाइड द डेटा सेट इनटू 4 पार्ट्स, क्वार्टाइल, क्वार्टर से, और क्वार्टर की वजह से मैंने ये क्यू लिखा हुआ है, क्यू फॉर क्वार्टाइल। रिमेंबर क्वांटिटी ये 3 होंगी, पार्ट्स 4 कर देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो 4 क्वांटिटीज, 4 पोर्शन में उन्होंने डेटा सेट को जो है तो 4 पोर्शन में डिवाइड कर दिया। तो डेटा सेट को 4 पोर्शन में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक। Quartiles are the values that divides the arranged data into 4 equal parts. लोकेशन, कहां पर है ये वैल्यू। देखिए मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज सिमेट्री के साथ लिखनी हो तो बजाय इसके कि हम अलग-अलग लिखें,
तो उसके साथ एक जनरल नोटेशन हम ये यूज करते हैं कि यहां पर ऐसे कोई मैंने लिख दिया j और यहां लिख दिया j में बी 1, j में बी 2, j में बी 3। देखा जाए तो एक्चुअली मैंने वहां 3 क्वार्टर के फार्मूले लिखे हुए हैं। अगर मैं j की जगह 1 कर दूं तो 1 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 4, ये आ गई Q1 की लोकेशन फाइंड करने का फार्मूला। j की जगह q कर दिया डिवाइडेड बाय 4, और फिर जब j की जगह 3 किया तो देन तो तीनों फार्मूले मैंने एक ही दफा जो है वो एक्चुअली मेंशन कर। तो तीनों के तीनों फार्मूले जो हैं वो मैंने एक ही जगह मेंशन कर दिए हैं। और उसी तरह से फर्ज करें ये डेटा की मैक्सिमम वैल्यू है, ये डेटा की मिनिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के पार्ट बनाने हैं, तो 4 पार्ट, ये Q1, Q2, Q3, 25% डेटा यहाँ पर आ जाएगा, 25% यहाँ पर होगा, 25% यहाँ पर होगा और 25% यहाँ पर डेटा आ जाएगा। ठीक, और अब कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करनी है? यस, Q2 को हम मीडियन भी बोलते हैं, क्योंकि Q2 और मीडियन दोनों का सेम ही पर्पज है। देखिए मीडियन की लोकेशन आपने फाइंड की थी n+1 डिवाइडेड बाय 2 के साथ, और Q2 की लोकेशन फाइंड की थी, सिंपल है, जो इधर आए वो यहां लिख लें, n+1, और Q जो है वो 4 पार्ट में डेटे को डिवाइड करता है, तो 4th पार्ट आ जाएगा n+1 डिवाइडेड बाय 4। अब यही डेटा सेट है, और अब हमने ये डिसाइड करना है कि जी जो लोग फेल हो चुके हैं उसमें से आधे स्टूडेंट को हमने रीटेस्ट करना है, तो रीटेस्ट के लिए उनके कितने नंबर होने चाहिए? श्योरली वो 30.5 से तो कम ही है, लेकिन कितने उनके नंबर जरूर होने चाहिए तो वो रीटेस्ट के लिए दोबारा आ सकते हैं। तो मैंने Q1 कैलकुलेट करना था, जहां 1 है यहां 1 लगा दें, n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन, और ये बन गई 5.25 ऑब्जर्वेशन। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि जी 5वीं ऑब्जर्वेशन तो चले ठीक है, 6ठी भी ठीक है, 7वीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये 5.25 ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि आपने 5th वैल्यू नोट करनी है, और फिर 5th और 5th से आगे कौन सी होती है? होल 6, उसका 0.25। तो क्या मतलब है 0.25? क्वार्टर, चौथा हिस्सा और आगे जाना है, तो आप कहेंगे कि हम 5.25 ऑब्जर्वेशन तक पहुंच गए हैं। तो 5.25 में होल नंबर है 5, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.25, जिसे 1/4 भी आप कह सकते हो। किसका 1/4? 6th और 5th के दरमियान जितना डिफरेंस है, बस इसमें अब आप वैल्यूज पुट कर दोगे। फॉर द 5th वैल्यूज 1 2 3 4 5 विच इज 21, 1 क्वार्टर विच इज 0.25। इससे नेक्स्ट कौन सी रीडिंग है? 25, 25 माइनस 21, इनको आप मल्टीप्लाई कर दे, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.25 तो 22 बनते हैं। तो अब आप अनाउंस कर देंगे कि जी वो स्टूडेंट जो हैं तो फेल, लेकिन उनके अगर 22 नंबर आ जाते हैं तो वो रीटेस्ट के लिए दोबारा से कॉलेज में आ सकते हैं। अब जरा नोट करें, 20 का 25% कितना होता है? 5। 20 का 25% 5, तो क्या 5 स्टूडेंट रीटेस्ट के लिए आएंगे? 30.5 से कम है वो फेल हैं, 22 नंबर या उससे ज्यादा वाले, ये 22 से ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये 5 ही बनते हैं, 25% बन गए। तो 25% स्टूडेंट यानी कि 5 स्टूडेंट जो हैं वो रीटेस्ट के लिए जो है वो आ जाएंगे। देखें ये छोटी सी एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, लेकिन जब बहुत बड़े डेटा सेट्स होते हैं तो जाहिर है कि ये फिर देखना कि जी कौन से वैल्यूज हैं, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। आप जस्ट क्वार्टाइल्स कैलकुलेट करें, जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इवन आपको एक्सेल में भी, जो एक्सेल के टीचर हैं जिनसे आप एक्सेल की क्लास पढ़ रहे हो, तो आपके बकायदा वो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन उन्होंने आपको एक्सप्लेन करनी है। वो स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन जो है वो आपने उनको आपको बकायदा वो एक्सप्लेन करनी होगी, तो इसलिए वो ये आपसे है। तो बहरहाल Q1 की कैलकुलेशन आपको आ गई। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है, नेक्स्ट कैलकुलेशन है Q2 की। अब देखें जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, Q2
तो क्या ये वही मीडियन का फार्मूला नहीं बन जाता, n+1 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन? यस, वही 10.5th ऑब्जर्वेशन, 10th ऑब्जर्वेशन पॉइंट हाफ, बट विच इज द हाफ फ्रॉम द 11th एंड द 10th। तो 10 के बाद मजीद एक हाफ आपने मूव करना है, एंड देन 30.5, तो ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। एंड सिमिलरली Q3 विच इज 15.75, तो 15.75 जो ऑब्जर्वेशन है उसमें 15th ऑब्जर्वेशन, 15th और 15th ऑब्जर्वेशन को अगर आप नोट करेंगे तो वो 35 बनती है। तो 35 प्लस 0.74, एक्चुअली जो 0.74 होता है ना वो 3/4 होता है, तीसरा क्वार्टर किसका? 15.5 के बाद वाली ऑब्जर्वेशन 16, ये 15, तो 35 के बाद अभी मजीद मूव करना है 3 क्वार्टर, ठीक, तो वो बन जाता है 36.5। अगर कॉलेज मैनेजमेंट ये अनाउंस कर दे कि 36.5 नंबरों वालों को स्कॉलरशिप मिलेगा, तो 25% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप बनेगा, जो कि 5 बनते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिवली कंसर्न हो कि 2 पोर्शन करने हैं, दैट इज मीडियन, 4 पोर्शन करने हो तो क्वार्टाइल्स, क्वार्टर से, एंड देन इसी चीज की जो है वो एक्सटेंशन है, दैट इज द डिसाइल्स, that divides the data set into 10 equal parts। अब बिल्कुल उसी पैटर्न पे DJ, D फॉर डिसाइल, J मे बी 1 मे बी 2, और याद रखें ये 9 तक चलेगा, जैसे क्वार्टाइल 4 डेटे को डिवाइड करते चलते 3 तक है ना, तो ये 9 तक चलेगा, ठीक। और देन अगर उसी तरह से ग्राफिकली किया जाए तो ये डिसाइल्स हैं, और देन 10% के पोर्शन, और जो D5 होगा वही Q2 भी होगा और वही मीडियन भी होगा। D1 10% डेटा बिलो इट, D2 20% डेटा बिलो इट, D3 30% डेटा बिलो इट, यानी कि ये जो 3 है, D का पता चल गया कि 10% और 3 का मतलब है 30%, 30% उसका डेटा जो है वो इसके बिलो हो जाएगा, ठीक। अब इसकी अगर तक कैलकुलेशंस का ताल्लुक है, फर्ज करें ऐसे ही मैंने एग्जांपल के तौर पे, जस्ट एग्जांपल के तौर पे D4 करना कंसर्न था, तो पहले तो उसकी लोकेशन फाइंड करें, 4 इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 10, वो बन गया 8.4। अब 8.4 में 8 उसका होल पार्ट है, 0.4 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, 8.4 के बाद का होल नंबर 9th ऑब्जर्वेशन है, और 8.4 से पहले की ऑब्जर्वेशन 8 है। वैल्यूज पुट कर दें तो 28.2 बनते हैं, यानी कि 28.2 नंबर, 40% जो स्टूडेंट्स होंगे उनके नंबर 28.2 से कम होंगे। 40% स्टूडेंट्स के जो नंबर्स हैं वो 28.2 से कम होंगे। 40% लोगों के नंबर जो हैं वो ये वाले। चलें थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आपने D6 कैलकुलेट करना है, 1 मिनट है आपके पास, और आप इसका D6 जो है वो कैलकुलेट करेंगे। जी करें शाबाश, कैलकुलेट D6।
जी, जिन लोगों ने कर लिया तो प्लीज रेज हैंड, हाथ खड़ा करें। जिन लोगों ने कर लिया है रेज हैंड। जी, अब्दुल्ला आपका क्या आंसर आ रहा है? अब्दुल्ला, जी नम्रा, आपका क्या सर आंसर? मेरा आंसर 36.2। 36.2। आपकी ऑब्जर्वेशन कौन सी बनती है? 6 इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10, कौन सी ऑब्जर्वेशन बनती है इससे? 15.6। दोबारा से देखें यस सर। क्या बनती है। 6 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10 क्या बनता है? जी अरसलान, आपका आंसर? सर 32 आ रहा है आंसर। 32। जी सर। ठीक है सर जी। ये 12th वैल्यू है सर। 12th वैल्यू है या 12.6 वैल्यू है? सर 12.6 है, लेकिन सर वो फिर 0 हो जाता है सर, वो जीरो हो क्योंकि जाता सर है, लेकिन आपने तो फार्मूले में उसी तरह से लिखना है ना, आप उसको 12 तो नहीं जी ना सर। कहेंगे, आपको तो उसी तरह से लिखना होगा। जी जी तनवीर, यस सर। सर आपका मेरा क्या भी आंसर आ 32 रहा ही है? आ रहा है। जी 32 ही आ रहा है सर। जी, आपका भी 32 आ रहा है, तो आई थिंक सो कि यही इसका आंसर है। अच्छा, स्क्रीन आ रही है आपको? स्क्रीन नजर आ रही है? तो एक्चुअली D6 कैलकुलेट करना कंसर्न था। तो D6 कैलकुलेट करने के लिए पहले आपने उसकी लोकेशन फाइंड की। लोकेशन आ गई 12.6। 12 ऑब्जर्वेशन इज 32, ये 12th ऑब्जर्वेशन है, ये 13th ऑब्जर्वेशन है। देन 0.6 नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस द प्रीवियस वन, बाय चांस दोनों 32, सो 32 इज द फाइनल आंसर। तो अब हमें क्लियर हो गया हाउ टू कैलकुलेट मीडियन, हाउ टू कैलकुलेट क्वार्टाइल्स, हाउ टू कैलकुलेट डिसाइल्स, ताकि हम मजीद उसके सेगमेंट्स जो हैं वो करते जाएं। और सब वो कहते हैं ना हाथी के पांव में सबका पांव, तो ऑल टुगेदर सारा कुछ जो है वो एक्चुअली परसेंटाइल्स है। Percentiles are the values that divides the arranged data into 100 equal parts। देखें हम 50% से स्टार्ट हुए, फिर 10% के पोर्शन, फिर 25% के पोर्शन किए, फिर 10% के पोर्शन किए, और एट द एंड हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जस्ट मेक अ पोर्शन ऑफ 1%। 1% के पोर्शन कर दें तो 1%, तो ऑब्वियसली जब आप P10 कैलकुलेट करेंगे तो वो D1 हो जाएगा। तो कि D1 क्या है? 10% डेटा इसके नीचे, तो P10 भी तो वही होगा, P10 1% के साथ। तो एक्चुअली सारा कुछ ही परसेंटाइल्स है, लेकिन चूंकि एग्जाम में आपको वो क्वार्टाइल्स और डिसाइल्स के वर्ड बोलता है, तो वो फिर आपको वो कंफ्यूजन ना हो। P25 किस Q के बराबर है? Q1 के बराबर है, क्योंकि Q1 25% डेटा उसके पीछे, और P25 का मतलब भी यही है। अच्छा, तो आपने एज एन एक्सरसाइज समझ लें, यही जो डेटा सेट आपको प्रोवाइड किया गया है, और ये आपकी, अच्छा कॉपी में ना आपका जो नोट्स हैं उसमें डेटा यही है, डेटा डिफरेंट नहीं है,
लेकिन सिर्फ वहां पर जो मैंने मार्क्स की बजाय ना वो कहीं टीवी टाइम लिखा हुआ तो उससे कंसर्न नहीं है आपको। डेटा आपका ना यही है नोट्सों में। तो आपने एज एन एक्सरसाइज P30 कैलकुलेट करना है, यानी कि 30th परसेंटाइल जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो ये आपका होमवर्क होगा कि आपने एज एन एक्सरसाइज अपने डेटे का जो है वो P30 जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है जी। तो यहां तक एक्चुअली हमने पढ़ लिया है कि मीडियन या क्वार्टाइल या डिसाइल या परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करना है। और ये जो कैलकुलेशन हमने की है फिलहाल आज, ये हमने अनग्रुप डेटा सेट के लिए की है। ठीक है ना, दो चीजें पढ़ रहे हैं, अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। तो कल हम डिस्कस करेंगे कि अगर यही काम ग्रुप डेटा के लिए करना हो तो किस तरह से हम ये ग्रुप डेटा सेट के लिए जो है किस तरह से हम जो है वो ग्रुप डेटा सेट के लिए हम कर सकते हैं। अच्छा, अब आप अगर आपने कोई क्वेश्चन मुझसे पूछना है रिगार्डिंग जो भी आज हमने एक्सरसाइज की है, इसका अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो आप पूछ सकते हैं। हैंड रेस करेंगे और मैं उनका माइक अनेबल कर दूंगा एंड यू मे आस्क क्वेश्चन रेलेवेंट टू द टुडेज लेक्चर। जी जवेरिया, जवेरिया आपने कोई क्वेश्चन करना है? नो सर, एक्चुअली आई डोंट नो ये कैसे इसने रेज कर दिया है। अच्छा चलें, ठीक है, फाइन। एनीवन एल्स? जी ऑन अब्बास, आपका क्वेश्चन? सर जब आप क्वार्टाइल्स आपने स्टार्ट किया तब मेरा थोड़ा सा ना इंटरनेट का कनेक्शन खराब हो गया था। प्लीज ये थोड़ा सा प्लीज समझा दें। अब तो ना एक्चुअली नेक्स्ट क्लास का टाइम, नेक्स्ट टीचर आ गए हैं, तो कल मैं आके इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। कल आके मैं इसको कर। जी नम्रा, अभी तो आपका क्वेश्चन? जी नम्रा, सर आज के लेक्चर के मतलब नहीं है, मगर ना मैंने कहना था यूट्यूब पे QM के लेक्चर अपलोड कर दें प्लीज। बेटा ये जो लेक्चर अपलोड का कंसर्न है ना, ये एक्चुअली मेरा डिसीजन नहीं है। मुझे नहीं पता कॉलेज मैनेजमेंट क्या करती है, तो मैं जो कंसर्न पर्सन है उनसे मैं पूछ लेता हूँ कि वो लेक्चर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ना इसका बेटा आइडिया नहीं है कि ये कॉलेज का क्या डिसीजन है। तो मैं बहरहाल उनसे पूछ लेता हूँ कि क्या डिसीजन आप लोगों का क्या है, तो वो फिर मैं उनको बता देता हूँ आपको। चले जी, ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखेंगे, अपनी फैमिली का, अपने पेरेंट्स का आप ख्याल रखेंगे। और माँ वो वाहिद हस्ती है जो कि शायद आपकी कामयाबी से जेलस नहीं होती। तो बाकियों का ख्याल रखे ही रखें, लेकिन माँ का जरूर ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।